जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत असम राइफल की खबर के साथ करूंगा, क्योंकि असम राइफल पर बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप कई सवाल खड़े करते हैं। दरअसल दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिजीनियस पीपल फोरम मणिपुर की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुकी आदिवासी समुदाय और नगा के बीच में जो झड़पें हुई हैं उसके लिए असम राइफल और केंद्रीय सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 फरवरी से कुकी उग्रवादी जिले के लिटिल सरेई में बेकसूर तंगखुल नागा लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि दखल देने की मांग करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मेमोरेंडम दिया है। असम राइफल और सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगाए गए हैं। सभी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में चल रहे कुकी उग्रवादियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए असम राइफल को तुरंत राज्य से 8 फरवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर के अखनूर जिले के लिटिल गांव में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर ने दावा किया कि इस असम राइफल कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, नगा उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती है और मैते से जुड़े जो उग्रवादी संगठन उनके खिलाफ असम राइफल। Our people are so scared now. There's no peace in our mind because of these central security forces. So in fact, the central security forces, they are supposed to protect our people, to protect our innocent people. But today, our innocent people, why they are so scared to this Assam Rifle and the Central Security Forces? Because there are lots of lapses in the Central Security Forces, in the Home Ministry, I should say. Today, why Central Security Forces are involving in such kind of accident in our indigenous land? We have seen so many accidents were happen at the Jelerong area, Ireng, Lemokong, and other that places. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने एक जवान लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ शादी की और जब उस लड़की को फौजी के बारे में पता चला कि वो तो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, लड़की ने खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट देखिए। अगर मैं मरी या मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई और डैडी के साइन लिए गए हैं, पर मैं भाई और डैडी जिम्मेदार नहीं है उसके जिम्मेदार राजू भदौरिया जी और उनके घर वाले हैं। अगर मुझे कुछ दोस्तों, ग्वालियर में एक युवती ने अपने प्यार के लिए पूरे परिवार से लड़कर लव मैरिज की। वह खुश थी कि उसके पति फौज में हैं, लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे सच्चाई उसके सामने आई, उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। शादी के बाद पता चला कि पति रिटायर हो चुके हैं और वह पहले से शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं। जब इसका विरोध किया तो रिटायर्ड फौजी ने उनके साथ मारपीट की और आरोप है कि फौजी की पहली पत्नी और 2 बच्चों ने भी उसके साथ मारपीट की। युवती पति के धोखे से इस कदर टूट गई कि 12 फरवरी को उसने खुदकुशी कर ली। मौत से पहले उसने एक वीडियो अपलोड किया था जो अब वायरल हो चुका है। वीडियो में युवती ने मौत के लिए अपने पति और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन ये जो रिटायर्ड फौजी और इस प्राची उर्फ वैष्णवी की जो लव स्टोरी है,
वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है। पुरानी छावनी निवासी राजू उर्फ सत्यनारायण भदौरिया से ट्रांसपोर्ट नगर जीडीए कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय वैष्णवी उर्फ प्राची सिंह की मुलाकात कम रोचक नहीं थी। करीब 1 साल पहले दोनों बोहड़ापुर में एक मोड़ पर दोनों की स्कूटी आमने सामने आ गई। यहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा और बातचीत होने लगी। इस दौरान राजू ने खुद को सेना में पदस्थ जवान बताया। बहुत ही कम समय में दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की ठान ली। राजू की उम्र 37 साल थी, लेकिन उसने बात छिपा ली। सेना से रिटायर्ड, शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होने की बात भी नहीं बताई। जब प्राची ने परिवार वालों को राजू के बारे में बताया तो शादी के लिए राजी नहीं हुए। प्राची ने सभी से लड़ झगड़ कर 6 महीने पहले मंदिर में शादी कर ली, फिर नोटरी पर भी शादी की, लेकिन पति उसे सीधे घर नहीं ले गया। उसने कहा कि घर में सभी नाराज हैं। उसके बाद वह प्राची को लेकर सैरोल स्थित ईस्ट मेडिटेरियन टाउनशिप में किराए के फ्लैट में रहने लगा। कुछ समय बाद प्राची को पता चला कि उसका पति फौजी नहीं है, वह रिटायर्ड है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन बीते थे, फिर सामने आया कि पति पहले से शादीशुदा है। पूछा तो उसने मजबूरी में शादी होने की बात का है। प्राची वैष्णवी, ये ईस्ट मेडिटेरियन सोसाइटी है सिरोल में, उसमें किराए से रहती थी। कल सुसाइड कर लिया है, उसकी जांच कर रहे हैं। अब जो भी तथ्य आएंगे सामने वो सब, जो भी तथ्य आएंगे वो क्लोज होंगे उसमें, और जो परिस्थिति होगी उस अनुसार कार्रवाई। अभी तक की जांच पड़ताल में क्या सामने आया? नहीं, अभी तो केवल जो है जो सबका पंचनामा भर के और पीएम करा रहे हैं। अब जो भी तथ्य उनके परिजन देंगे, जो परिस्थिति होगी। लड़की के हालत में फांसी से लटकी? नहीं, कुछ चोट वोट कोई नहीं है। 6 महीने पहले राजू भदौरिया से शादी कर ली थी। तो मुझे 1 महीने पहले पता लगा, तो मैं उससे बात की तो बोले कि ऐसी सी बात, हमने शादी की तो बोले मंदिर में वृंदावन में शादी कर ली है। तो हमने और मंदिर के अलावा माननी होती बेटा। तो बोली चाचा मैंने ऐसे ऐसे स्टाम्प पे शादी कर ली है। ठीक है। हमने तो कल की डेट में बच्ची उनके राजू के घर पे गई तो पता लगा कि राजू पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो उससे घर जाने पर उससे बहस हुई तो उनकी राजू की वाइफ और उनकी 3 बहनें और फूफा और पिताजी ने और राजू ने मारपीट की। तो गुस्सा में लड़की आके घर पे लेट पे पहुंची। उसके बाद घर पहुंचने के बाद प्राची फ़ोन आया, चाचा ऐसे ऐसे इनके घर वालों ने हमारी मारपीट की और पिताजी से भाई से खाली कागज़ पे साइन करा लिए। फिर ये घटनाक्रम थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पर राजू का फ़ोन आया कि उससे फ्लैट पे पहुंचो। तो राजू को पता लगा, राजू कैमरा लगा रखे थे घर पे, एक बाहर एक अंदर, गेट के बाहर अंदर। तो राजू ने फ़ोन किया पुलिस को और घर पे फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात, घर पहुंचो। जी बताई नहीं कि प्राची ऐसे। तो हम लोग पहुंचे तो प्राची घर को पुलिस ने खुलवाया तो प्राची फंदे पे लटकी हुई मिली है। पहले भाई से पता नहीं पड़ पाया सर। इसने भी कहा कि हमारी शादी नहीं हुई, पहली बार भाई अकेले हैं सिंगल। बाद में पता पड़ लगा, जैसे जानकारी अपन को पड़ी कि इसकी पहले बीवी है। तो कल प्राची कल की डेट में सिंधी छावनी इसके घर पर गई तो उसे पता पड़ी तो उसकी घरवाली से पहले बहस हुई तो उन घरवाली ने उसे मारपीट कर दी। कोई वीडियो बना के शेयर किया था अपना कि मेरा जिम्मेदार। हाँ, उसने कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे राजू भदौरिया, मेरी मौत के जिम्मेदार उनके घरवाली जिम्मेदार है। अभी इस मामले में पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पे साक्ष्य के आधार पर फिर मुकदमा कायम करेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इंडियन आर्मी ने असम राइफल और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जहां पर कम से कम 7 आतंकी ढेर कर दिए जो कि सैफुल्लाह ग्रुप के थे। लेकिन अभी भी वो वहां पर कुछ आतंकी हो सकते हैं, उनका भी खात्मा किया जाएगा। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में असम राइफल भी शामिल थी, असम राइफल का झंडा भी था। लेकिन कहीं पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में या आप अखबारों में नहीं पाएंगे कि असम राइफल का जिक्र होगा सीआरपीएफ का, जम्मू कश्मीर की पुलिस का, इंडियन आर्मी का, लेकिन असम राइफल का नहीं। असम राइफल को उसके हिस्से का क्रेडिट नहीं मिलता है। मेरे एक और व्यूअर्स ने, मेरे एक और भाई ने जो असम राइफल से जुड़े हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा और कहा सर कि इस वीडियो को दिखाइए दर्शकों को ताकि पता चल सके कि यहाँ पर असम राइफल के कर्नल साहब भी जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। अगर असम राइफल, हम मानते हैं इंडियन आर्मी का हिस्सा है, असम राइफल पर कमांड करने वाले ज्यादातर अधिकारी भारतीय सेना के हैं, लेकिन सवाल यही है कि फिर एमएचए और एमओडी का चक्कर क्यों?
या फिर असम राइफल के जवानों को उनका हक दिया जाए। स्पेशली जिस प्रकार से हम जम्मू कश्मीर पुलिस कहते हैं, उसी प्रकार से जो है असम राइफल का भी जिक्र हो किसी सफल ऑपरेशन में, अगर वहां पर असम राइफल के जवान मौजूद हैं। Proper planning, the vision which we had, and most importantly, relentless efforts of the months, an integrated approach of each and every force and each and every agency working over here. And most importantly, it is the perfect example of seamless coordination at all levels, from the troops working on ground, from all of us sitting over here, between the corps commanders, the ADGs, IGs, between the DGP and the army commander. And let me tell you that everybody contributed towards the success of this operation decisively. All the resources which were available to all of us, all were employed in a joint and integrated manner, from a dog to a drone. And what you see, the success you see today, is actually the reflection of the strength of our unity of efforts. You know, this particular operation, though it started on 14th of January, and our first contact was established on the 18th. And after that, we established multiple contacts on 18th, then on 22nd, then on 25th, then on the 31st, then on the 4th, and then on the 8th. But our aim was not achieved. But our aim was not achieved. We had the clarity of thought, and we kept on planning and preparing for the operation. Every day we used to sit on the drawing board. We used to reorient ourselves, realign ourselves, redeploy ourselves, because together we were dynamic in our thoughts and in our actions. We would quickly discuss We would quickly discuss any hint which used to come from any of the agencies, any of the forces. We would corroborate it and redeploy ourselves and start working again. And वो हिंदी में कहते हैं ना कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो मुश्किलें भी जो हैं वो सिर झुका देती हैं, और मुश्किलों ने सिर झुकाया. We got our first success here on the 4th of February when we killed Adil, and then we kept on we were in constant pursuance of our aim, and it was on the 21st within these operations when, you know, the SSP Kishtwar, Mr. Naresh, he gave the input to Brigadier Sunil, who is the commander 9th sector, and we corroborated it through all the agencies which are present here and working over here, and then the operation was launched collectively, jointly, with all the elements which we had on our disposal, that is the army, the special forces, police, the SOG, the CRPF, and everybody. And collectively you would have seen that the way we operated in a very, very calm, composed, collective, collaborative manner, that the kind of success we achieved, especially, you know, without suffering any casualty, any harm to any of our troops, except for the brave dog Tyson, who actually initiated the operation, and that is how collectively we could conclude that operation. But let me tell you one more thing. What you see is not just the effort of last 1 month only. It's been months and months that we were collectively working on this. We were carrying out operations relentlessly, and there were challenges in front of us. Challenges in terms of terrain, challenges in terms of weather, rain, it snowed, there were landslides, and you would have seen in any of those conditions, you would have seen all of us standing together like a wall and moving together, and that is what reflects our collective and collaborative efforts. So it was a continued approach towards the operation. We also knew that such long operations could set in fatigue in our troops.
So we used to plan in a manner that we had enough troops to rotate them. We had enough troops up our sleeves either to be dropped by helicopters or to walk the kind of terrain it is there. It used to take us 6 to 8 hours, but we used to reach there. And just imagine so many different forces operating in such a small area, what kind of coordination and collaboration is required. मैं लास्ट में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर सीबीआई जांच करवाते हैं बढ़िया से, उन बंदों को जो वीडियो के आधार पे हमारे पास पड़ी है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है वो कस्टडी के अंदर होनी चाहिए, जेल के अंदर। अगर नहीं होते हैं, आपके पास पावर नहीं है, मैं छुट्टी पर आया हूं, पावर मुझे दी जाए, मैं इंसाफ कर दूंगा। दो बातें होंगी, या इंसाफ या मेरे को पावर दी, मैं खुद इंसाफ कर लूंगा। इतना हक मैं रखता हूं इंसाफ करने के लिए, पर मैं परमिशन लूंगा। जैसे आप लोगों ने इनको बाहर छोड़ रखा है ना, वैसे मेरे को फिर परमिशन चाहिए आपकी। जब तक वो अंदर नहीं होंगे और मेरे को परमिशन ये चाहिए, आप नहीं कर सकते, मेरे को परमिशन चाहिए। फिर जो हम करेंगे वो फिर तरीके से करेंगे। फिर जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये दहाड़ है एक फौजी की, उस फौजी की जिसके भाई की हत्या कर दी गई है। उस फौजी ने सीधा ऐलान किया है कि या तो आप हत्यारों को पकड़ो या फिर हमें इजाजत दे दो, हम वो अंजाम करके दिखाएंगे जो हत्यारों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई हैं, जहां पर छोटे भाई की हत्या के बाद बड़ा भाई जो फौजी है वो घर लौटता है और सीधा प्रशासन से कहता है कि या तो आप हथियारों को खोजो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो हमें परमिशन दो, हम दिखाते हैं कि बदला कैसे लिया जाता है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, डिटेल से मैं आपको बताता हूं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में युवक की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। बरौर पंचायत के चमीणु गांव में सड़क किनारे युवक का शव मिला था। 2 दिन पहले हुई इस घटना के बाद लोग उग्र हो गए। लोगों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई थी। ऐसे में अब परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को युवक का फौजी भाई भी सेना की वर्दी में घर पहुंचा और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। मैं लास्ट में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर सीबीआई जांच करवाते हैं बढ़िया से, उन बंदों को जो वीडियो के आधार पे हमारे पास पड़ी है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है वो कस्टडी के अंदर होनी चाहिए, जेल के अंदर। अगर नहीं होते हैं, आपके पास पावर नहीं है, मैं छुट्टी पर आया हूं, पावर मुझे दी जाए, मैं इंसाफ कर दूंगा। दो बातें होंगी, या इंसाफ या मेरे को पावर दी, मैं खुद इंसाफ कर लूंगा। इतना हक मैं रखता हूं इंसाफ करने के लिए, पर मैं परमिशन लूंगा। जैसे आप लोगों ने इनको बाहर छोड़ रखा है ना, वैसे मेरे को फिर परमिशन चाहिए आपकी। जब तक वो अंदर नहीं होंगे और मेरे को परमिशन ये चाहिए, आप नहीं कर सकते, मेरे को परमिशन चाहिए। फिर जो हम करेंगे वो फिर तरीके से करेंगे। फिर जय हिंद। और धरना दिया। दरअसल परिजनों का कहना है कि युवक की मौत सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। इससे पहले भी मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस थाना चंबा में प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उस समय पुलिस के आश्वासन पर प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को मामले में एक नया मोड़ आया जब मृतक का फौजी भाई जवान अनिल कुमार सेना की वर्दी में चंबा मुख्यालय के मुख्य चौक पर धरने पर बैठ गया। उसके प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और करीब 1.5 घंटे तक मुख्य चौक पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर लंबी कतारों में वाहन खड़े रहे, जिनमें स्कूल बसें भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष और गहन जांच का भरोसा दिया। आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया, यातायात बहाल हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक को गांव में चल रहे सड़क निर्माण विवाद को लेकर पहले से धमकियां मिल रही थीं। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। उनका यह कहना है कि पहले सख्त कदम उठाए गए होते तो घटना टाली जा सकती थी।
में फौजी भाई ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि हमारे पास वीडियो हैं, वह लोग जेल में होने चाहिए। अगर आपके पास पावर नहीं है तो मैं छुट्टी आया हूं और मैं खुद इंसाफ कर लूंगा। इतना हक मैं रखता हूं और मुझे परमिशन चाहिए, फिर हम जो करेंगे वो तरीके से करेंगे। फौजी भाई ने कहा कि सड़क की वजह से मेरे भाई की हत्या की गई है। मैं लास्ट में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर सीबीआई जांच करवाते हैं बढ़िया से, उन बंदों को जो वीडियो के आधार पे हमारे पास पड़ी है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है वो कस्टडी के अंदर होनी चाहिए, जेल के अंदर। अगर नहीं होते हैं, आपके पास पावर नहीं है, मैं छुट्टी पर आया हूं, पावर मुझे दी जाए, मैं इंसाफ कर दूंगा। दो बातें होंगी, या इंसाफ या मेरे को पावर दी, मैं खुद इंसाफ कर लूंगा। इतना हक मैं रखता हूं इंसाफ करने के लिए, पर मैं परमिशन लूंगा। जैसे आप लोगों ने इनको बाहर छोड़ रखा है ना, वैसे मेरे को फिर परमिशन चाहिए आपकी। जब तक वो अंदर नहीं होंगे और मेरे को परमिशन ये चाहिए, आप नहीं कर सकते, मेरे को परमिशन चाहिए। फिर जो हम करेंगे वो फिर तरीके से करेंगे। फिर जय हिंद। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाला मामला दिल्ली से सटे गुरुग्राम से सामने आया है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी कर्नल के साथ दबंगों ने पहले मारपीट की और धमकाकर 30,000 रुपए ट्रांसफर उनसे करवा लिए। रिटायर्ड फौजी ने गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाना में शिकायत दी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। इससे पहले हम देख चुके हैं कि पटियाला में हमारे एक सर्विंग कर्नल के साथ क्या हुआ था, लेकिन दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक रिटायर्ड फौजी जो कि कर्नल हैं से मारपीट कर 30,000 रुपए ट्रांसफर कराने का मामला सामने आया। एक रिटायर्ड फौजी गुरुग्राम के सेक्टर 5 से सेक्टर 60 जा रहे थे। इस दौरान रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई, जिसमें कुछ युवक उतरे और रिटायर्ड फौजी को गाड़ी से खींचकर पहले तो बाहर निकाला, गाड़ी की चाबी छीनी और फिर उनके साथ मारपीट की। दबंगों का कहर यहीं नहीं रुका। मारपीट के बाद उन्होंने रिटायर्ड फौजी से 30,000 रुपए अपने अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद रिटायर्ड फौजी ने गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाना में शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड फौजी जब गुरुग्राम के बादशाहपुर चौक से फरीदाबाद रोड की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उनकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। उसके बाद गाड़ी में सवार दबंगों ने रिटायर्ड फौजी के साथ जमकर मारपीट की और 30,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। हालांकि गुरुग्राम पुलिस को शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया गया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि रिटायर्ड फौजी के साथ गाड़ी भिड़ जाने के बाद गाड़ी में सवार दबंगों ने पहले तो रिटायर्ड फौजी की गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसके बाद रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट की और बाद में यूपीआई के माध्यम से 30,000 रुपए ले लिए। अब बताइए क्या हम कहें, क्या कह सकते हैं आप और हम। इससे पहले हमारे एक रिटायर्ड सर्विंग कर्नल के साथ मारपीट हुई, कल कानपुर में जब इंडियन एयरफोर्स के सर्विंग जवान के साथ मारपीट हुई। इसके अलावा हम और ऐसी तमाम खबरें देख रहे हैं जहां पर भारतीय सेना के सर्विंग सोल्जर्स के साथ मारपीट की जा रही है। कर्नल तक को नहीं बख्शा जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं देश के रक्षा मंत्री से, प्लीज सर, बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, जवानों के नाम पर आप वोट मांगते हैं, एक दिन आइए और कहिए कि जो भी सर्विंग सोल्जर के साथ या वेटरन्स के साथ ऐसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरहदों पे निकाल दी इस देश की सुरक्षा के लिए, और आज वही लोग सुरक्षित नहीं है। सर, गुरुग्राम पुलिस को 21 तारीख की रात को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सड़क पर कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई है। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी और लेटर ऑन पुलिस की टीम के द्वारा विक्टिम से हॉस्पिटल में जाकर के संपर्क करने की कोशिश की गई थी। विक्टिम की वाइफ के द्वारा रिटर्न में पुलिस को दिया गया था कि अभी विक्टिम जो है हॉस्पिटलाइज है, तो रिटर्न वो अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। विक्टिम से आज पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया था। विक्टिम ने अपनी रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर संबंधित धाराओं में की गई है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा इस घटना में संलिप्त सभी 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो 5 आरोपी है ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं। पांच की जो उम्र है वो लगभग 21 से 22 वर्ष के आसपास है। इनमें 3 व्यक्ति जो है वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और 2 जो युवक है वो स्टूडेंट है। पुलिस के द्वारा लगभग सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है
और मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। एक्यूज से गिरफ्तारी के दौरान जिस गाड़ी में वो लोग सवार होकर के आए थे वो पुलिस के द्वारा रिकवर की जा चुकी है। एक्यूज ने पूछताछ पर ऐसा बताया है कि वो घटना के दिन किसी शादी समारोह से वापस आ रहे थे तो सड़क पर उनकी गाड़ी विक्टिम के साथ टकराने के बाद में उनके द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस के द्वारा सभी को अरेस्ट करके मामले में फर्दर कार्यवाही की जा रही है। करते क्या है सारे? ये जो 5 एक्यूज हैं, इनमें से 3 जो एक्यूज हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और 2 जो एक्यूज हैं वो स्टूडेंट है। और विक्टिम क्या करता है? विक्टिम जो है वो एक्स सर्विसमैन है और उनके द्वारा बताया गया है कि वो घटना के दिन अपनी गाड़ी से सवार होकर के वाटिका चौक से गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जा रहे थे और वहीं पर गाड़ी टकराने के बाद इन युवकों के द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक्यूज द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ करने की भी बात की जा रही थी। देखिए, पुलिस के द्वारा एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इनसे डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। सभी 5 एक्यूज पुलिस की कस्टडी में है। इनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। कोई क्राइम हिस्ट्री में 5 को अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की कुछ चीज सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन मामले में की जा रही है। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल तेजस को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। तेजस को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि 7 फरवरी को एक तेजस जो है लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया। शुरुआती जांच में पता चला कि उसकी ब्रेक फेल हो चुकी है और ये उस वक्त हो रहा है जब दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान जो है एक तेजस फाइटर जेट जो है हमारा क्रैश हो गया था 2025 में और उसके बाद तेजस की मार्केटिंग को काफी बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 2024 में भी जैसलमेर में एक तेजस फाइटर जेट जो है क्रैश हो गया था। ये खबर 6 फरवरी के आसपास की हालांकि आज सामने आ रही है। कैसे इसको देखते हैं? और तेजस को लेकर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अभी भी मुझे लगता है कि उसका सही जवाब नहीं मिल पाया है। हाँ राजेश, अच्छी बात यह है कि पायलट सेफ है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह बहुत जल्दी मेडिकली फिट होकर फिर से फ्लाइंग शुरू कर देगा। दूसरी बात है कि तेजस मार्क 1 का ये तीसरा ऐसा क्रैश है, एक्सीडेंट है जिसमें कि पूरा का पूरा जहाज नष्ट हो गया। तो एयर हेडक्वार्टर ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एयरफोर्स के पायलट, एयरफोर्स के इंजीनियर और HAL के जो इंजीनियर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। DRDO में जो ADA है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिन्होंने की तेजस मार्क 1 का डेवलपमेंट किया था, उसके इंजीनियर और साइंटिस्ट भी आएंगे। देखो राजेश, एक चीज है कि कोई भी एक्सीडेंट सीरियसली हैंडल किया जाता है। हमेशा यह तय करने की कोशिश की जाती है कि क्या टेक्निकल गलती थी, क्या पायलट की गलती थी, या क्या एनवायरनमेंट, मौसम, बर्ड हिट रेस्पॉन्सिबल था। अभी इस केस में शुरुआती जांच में जो खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि ब्रेक फेल हो गया था। तो ब्रेक फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। इन सब कारणों की जांच होगी, चाहे छोटा कारण हो, बड़ा कारण हो, चाहे डिजाइन डिफेक्ट हो। और होता यह है कि कारणों को फैक्ट फाइंडिंग बॉडी सबमिट करती है एयर हेडक्वार्टर के पास। जी। इरादा ये नहीं है कि किसी इंजीनियर को दोषी ठहराया जाए, इरादा ये भी नहीं है कि पायलट को दोषी ठहराया जाए, इरादा ये भी नहीं होता कि HAL को दोषी ठहराया जाए। इस इंक्वायरी का इरादा होता है कि क्या टेक्निकल खामी थी या क्या डिजाइन प्रॉब्लम थी, उसको फाइंड आउट करके उसका डिजाइन और ज्यादा बेहतरीन कराएं, उसकी जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है उसको और ज्यादा इंप्रूव करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो सही तरीके से बताएगी कि क्या टेक्निकल या पायलट की भूल चूक थी। जी। 2 सवाल मेरे और हैं जिन पर मैं आपसे छोटा छोटा जवाब चाहूंगा। पहला तो ये कि हम कई हादसे देखते हैं, कई बार
बसों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कई बार कारों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कोई ना कोई हादसा हर दिन होता है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि अगर हुंडई की कार का एक्सीडेंट हुआ या ब्रेक फेल होगी तो पूरी हुंडई को कह दो कि आप अब चलेंगे नहीं। सेम बसों के साथ, ट्रेन के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। एयरफोर्स में ऐसा क्यों होता है कि भाई अब वो फाइटर जेट ग्राउंडेड हो गए हैं, 30 के 30 फाइटर जेट उड़ नहीं सकते हैं। हाँ राजेश, दुनिया भर की एयरफोर्सेस में ये पॉलिसी फॉलो होती है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो एक डिसीजन लिया जाता है कि बाकी जो वह फाइटर है, समझो अगर मिग 21-9 का एक्सीडेंट हुआ तो बाकी मिग 29 के फ्लीट को भी क्या कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए रोक कर चेक किया जाए। अमेरिका में भी ऐसा होता है कि अगर F-35 का कोई एक्सीडेंट हुआ है तो बाकी जो F-35 हैं उनको भी 2-3 दिन के लिए उड़ान से बंद कर दिया जाए और चेकिंग करके बाद ही उनको उड़ने दिया जाए। तो आमतौर पर दुनिया में सभी एयरफोर्सेस इस नियम को फॉलो करती हैं। इसके दो पर्पस हैं। एक तो ये पता करने की कोशिश की जाती है 12 घंटे 24 घंटे के अंदर कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी। अगर ये तय हो जाता है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, समझो पायलट की, यानी आपने क्योंकि कारों का एग्जांपल दिया, भाई प्रॉब्लम ड्राइवर की थी, तो फिर उड़ान को बंद नहीं किया जाता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में जब छानबीन होती है 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर ऐसा लगता है कि पायलट की शायद कोई गलती नहीं थी, यानी कार के ड्राइवर की गलती नहीं थी, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि अब रोकें फ्लाइंग को या ना रोकें। तो क्या होता है कि आमतौर पे देखा जाता है कि यार चलो ब्रेक नहीं काम कर रहे थे, हो सकता है ब्रेक फ्लूइड कम था, कारों में भी होता है। ब्रेक नहीं काम कर रहा है उसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रेक सिस्टम से ब्रेक फ्लूइड जो है वो लीक हो गया था। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि सभी जगह फ्लाइंग को 1-2 दिन के लिए रोक दिया जाता है, दोबारा चेक किया जाता है कि सब जगह ब्रेक सिस्टम, उसमें जो संप है यानी जहां ब्रेक फ्लूइड हम टॉप अप करते हैं वो ठीक से भरा हुआ है कि नहीं, सील, गास्केट, बुशेज, रबर की जो कंपोनेंट है कहीं से लीक तो नहीं हो रहा टप 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 करके। तो इसमें 1-2-3 दिन का समय लग जाता है और उसके बाद जहाज को फिर से क्लियर कर दिया जाता है फ्लाइंग के लिए। जी लेकिन ये यस, क्योंकि तेजस को लेकर जब इस प्रकार की खबरें आती हैं थोड़ी सी चिंता हमें जरूर हो जाती है, लेकिन आगे बढ़ना चाहेंगे। सर